क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसका टाइटल हमारा लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, है ना। टेरिटरी का मतलब होता है जो हमारा एक जैसे एडिशनल जो एरिया होता है वो टेरिटरी कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। टेरिटरी का मतलब होता है तो व्यापार से क्षेत्र तक कैसे भारत में लोगों ने अपने व्यापार से शुरुआत की और उन्होंने यहाँ पे अपने पैर जो थे वो फैला लिए और अपना राज्य था जो बना लिया। अलग अलग युद्ध हुए बच्चों। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, यानी अराइवल यानी आ पहुंचना, ट्रेडिंग कंपनी यानी ऐसे व्यापारिक ग्रुप जो थे जो बिजनेस करने के पर्पज से भारत आए थे। ट्रेड राइवलरी से मतलब होता है बच्चों कि मान लीजिए दो अलग अलग देशों से भारत में बिजनेसमैन आए, दोनों ही अपना व्यापार यहाँ बनाना चाह रहे हैं, दोनों ही अपना पैर यहाँ पे अच्छे से फैलाना चाह रहे हैं, दोनों ही यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, वो होता है ट्रेड। और उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ट्रेड राइवलरी कहलाता है। कैनेटिक वॉर्स ये पढ़ेंगे बच्चों हम लोग युद्ध के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड द मराठास, मैसूर और मराठा के बारे में, मतलब इन दोनों राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली उनके बारे में, सब्सिडरी अलायंसेस, एनेक्शन ऑफ टेरिटरीज, लॉर्ड डलहौसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। यानी कुल मिला के हम पढ़ेंगे बच्चों कि भारत में व्यापार करने ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई उसने कैसे भारत में अपने पैर फैलाए, उसने भारत को कैसे धीरे करके अपने शिकंजे में लिया और अल्टीमेटली इंडिया हैज टू सफर फ्रॉम 200 years ऑफ स्लेवरी। 200 वर्ष की जो गुलामी जो थी उससे भारत को कैसे सफर करना पड़ा, हम लोगों ने उससे रोकने के लिए, उससे बचने के लिए क्या क्या प्रयास किए, हम ये सब पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। You have read in a previous classes that since ancient time India was an important trading center। ये हमने पढ़ा है बच्चों कि भारत जो था हमेशा एक व्यापार का केंद्र रहा था। Merchants and traders from the Europe and Asia came to India। The Indian traders were getting profit from his trade, so they encouraged such a trade। भारत के जो व्यापारी थे बच्चों, विदेश से भारत व्यापारी आते थे, भारत के लोग विदेश व्यापार करते थे, लेकिन उनको भारत के लोगों को भी उसमें बेनिफिट था, भारत के लोगों को भी उसमें फायदा था, इसीलिए वो इस व्यापार के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन 1498 1498 की बात कर रहे हैं, अ पोर्टुगीज फ्लीट अंडर द वास्को डे गामा सक्सेसफुली डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। बात हो रही है सन 1498 की। यहां शुरुआत हुई बच्चों यूरोप टू इंडिया, यानी यूरोप से भारत आने का रास्ता ढूंढा। किसने ढूंढा बच्चों? वास्को डी गामा नाम के एक सेलर जो थे उन्होंने और उनके क्रू ने, यानी उनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने भारत के समुद्र के रास्ते भारत आने का, जो यूरोप से एशिया या अपन इंडिया या एशिया कह सकते हैं, ये दोनों कॉन्टिनेंट है बच्चों। यूरोप से उन्होंने एशिया आने का जो अपना रूट जो था, सी रूट जो था, वो फाइंड आउट कर लिया। द इंडिया route from Europe to India, which paved the way for the direct Indo-European commerce। अब इससे क्या हुआ बच्चों? इससे इंडो यूरोपियन कॉमर्स यानी भारत और यूरोप के बीच में कॉमर्स यानी व्यापार जो था वो स्टार्ट हो गया, उसकी शुरुआत हो गई। The Portuguese soon set up the trading posts in Goa, दमन एंड दीव एंड बॉम्बे। अब ये तीनों जगह की बात करें बच्चों हम लोग तो गोवा, दमन और दीव ये तीनों ही समुद्र किनारे मौजूद थे। पोर्टुगीज जो थे वो भी भारत आए, यानी पुर्तगाल से आने वाले लोग बच्चों पोर्टुगीज कहलाए, वो भारत आए समुद्र के रास्ते और उन्होंने इन बंदरगाहों पे दमन, दीव और गोवा में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर देयर कॉन्क्वेस्ट इन गोवा द पोर्टुगीज इंस्टीट्यूटेड द गोवा Inquisition, where a new Indian converts and non-Christians were punished for suspected heresy against Christianity and were condemned to be burned. Goa became the main Portuguese base until it was annexed by the India in 1961। गोवा जो था बच्चों पूरा पोर्टुगीज के अंडर रहा, उनका शासन चला वहां पे जब तक भारत ने 1961 में उसको अपने अंडर नहीं ले लिया था। भारत ने एक मुहिम चलाई, उसके तहत 1961 में गोवा को अपने अंडर किया था बच्चों। आगे चलते, द नेक्स्ट टू अराइव वर द डच। अब पहले हमने बात की बच्चों जो पहले भारत आए तो वो पहले हम लोग बात करें भारत के, तो पहले अभी हमने पढ़ा पोर्टुगीज के बारे में।
हमने पहले पढ़ा बच्चों जो पोर्टुगीज जो थे, पोर्टुगीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों डच के बारे में। डच जाति के जो लोग थे वो भारत आए, या डच जो थे वो भारत आए। तो नेक्स्ट अराइव वेयर द डच विद देयर मेन बेस इन सेलोन। दे एस्टैब्लिश द पोर्ट्स इन मलाबार। उन्होंने अपने बंदरगाह, अपने पोर्ट्स जो थे वो मलाबार में उन्होंने अपने पोर्ट, सिलोन जो था वहां पे उन्होंने अपने पोर्ट्स यानी बंदरगाह बनाए। However, their expansion into India was halted after the defeat in the Battle of Colchal by the Kingdom of the Travancore during the Travancore Dutch War. The Dutch never recovered from the defeat and no longer posed a large colonial threat to India. अब जो ट्रेवनकोर में जो युद्ध हुआ डच लोगों के साथ, ट्रेवनकोर बच्चों एक क्या कह सकते हैं आप, टापू का क्षेत्र है ऐसे कह सकते हैं, वहां के लोगों के बीच में और डच लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें उन लोगों की हार हुई और वो लोग भारत में ज्यादा एंट्री नहीं ले पाए। द न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज वर कमिंग फॉर बाइंग गुड्स सच एज स्पाइसेस। अब क्या चीजों का, किन चीजों का व्यापार करने भारत आना चाहते थे? स्पाइसेस, मसाले, कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो। ये 4 मुख्य प्रोडक्ट थे बच्चों जिसके लिए सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग जो थे वो भारत आना चाहते थे, अपना ट्रेड जमाना चाहते थे, अपना व्यापार जमाना चाहते थे। सो स्पाइसेस यानी मसाले, कॉटन, रुई, सिल्क एंड इंडिगो। इंडिगो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है बच्चों जिससे बाद में लेटर ऑन इंडिगो की खेती होती है और उसके बाद उससे नील जो है वो बनाई जाती है। They all wanted to buy these goods at a low prices in India and sell them at a very high prices. वो भारत से इनको कम दामों में खरीदना चाहते थे और इनको हायर प्राइसेस पे यानी ऊंचे दामों में विदेशों में बेचना चाहते थे। As they all were buying from India, so their profits earned began to shrink. अब सभी लोग क्योंकि भारत से अलग अलग विदेशी जातियां भारत से खरीदती थी तो उनका प्रॉफिट जो था, उनका फायदा जो था वो श्रिंक होने लगा। श्रिंक होने का मतलब क्या होता है बच्चों? कम हो जाना या सिकुड़ जाना। This led to a rivalry among them. देखिए बच्चों मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, मान लीजिए पोर्टुगीज भी इंडिया में व्यापार कर रहे, ब्रिटिश जो थे वो भी इंडिया में, ब्रिटिश जो थे वो भी इंडिया में व्यापार कर रहे हैं। अब ये दोनों एक ही चीज पे व्यापार कर रहे हैं तो इनके बीच में राइवलरी यानी इनके बीच में युद्ध की स्थिति हो गई कि तुम यहां से लेके जाओगे तो तुम प्रॉफिट कमाओगे, हम यहां से लेके जाएंगे तो, और ये लोग भी यही काम करते थे, यहां से ले जाके और कंट्रीज में बेचते थे। तो मान लो दोनों एक ही सामान बेचेंगे, दोनों के रेट्स में फर्क होंगे तो दोनों का प्रॉफिट भी कम होगा। तो इस तरीके से इनके बीच में युद्ध की स्थिति जो थी वो दोनों आपस में दुश्मन बने और युद्ध की स्थिति जो थी वो पैदा होने लगी। दिस लेड टू राइवलरी अमंग देम। द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इंडियन किंगडम्स गिव द अपॉर्चुनिटीज टू द यूरोपियन ट्रेडर्स to gradually establish political influence and appropriate lands. अब क्या हुआ? ये जो था द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग इंडियन किंगडम, इसके साथ साथ ये तो था राइवलरी जो स्थिति थी ये तो थी बच्चों। इसके साथ साथ भारत के जो किंगडम थे, भारत के जो अलग अलग राज्य थे बच्चों, उनके बीच में आपस में भारत के राजाओं के बीच में बहुत युद्ध था बच्चों। आपस में राज्यों को लेके, राज्यों की सीमाओं को लेके, हर राजा अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था। राज्यों को लेके इनके बीच में आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था और जहां बच्चों आपस में एकता नहीं होती वहां दुश्मन हमेशा फायदा उठाता है। तो इसी तरीके से जब भारत में एकता नहीं थी, भारत के राजाओं में एकता नहीं थी, तो जो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और धीरे धीरे उन्होंने भारत की भूमि में अपना जो कदम थे वो बढ़ाना स्टार्ट किया। फॉलोइंग द डच, द ब्रिटिश, डच लोगों के पीछे पीछे ब्रिटिश लोग जो थे वो भी भारत आ गए। वो सेटअप इन द वेस्ट कोस्ट पोर्ट सूरत इन 1690। इन लोगों ने सूरत में आए 1690 में। ब्रिटिश जो लोग थे बच्चों, ब्रिटिश जो थे 1619 में भारत आए। एंड द फ्रेंच बोथ एस्टैब्लिश्ड द ट्रेडिंग आउटपोर्ट्स इन इंडिया। और इनके साथ साथ आए ब्रिटिश के साथ साथ बच्चों फ्रेंच पीपल, फ्रांस से आने वाले बच्चों फ्रेंच पीपल थे वो भी भारत आए और उन्होंने भी भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। Although these continental European powers controlled various coastal regions of southern and eastern India during the ensuing century, they eventually lost all their territories in India to the British with the expansion of the French outposts to the Pondicherry and the Chandranagore and the Portuguese colonies of Goa, Daman and Diu। धीरे धीरे करके क्या हुआ बच्चों, ये दोनों भारत आए। इसके बाद ऑल्दो दिस कॉन्टिनेंटल यूरोप पावर्स कंट्रोल वेरियस कोस्टल रीजन ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न। अब ये जो थे ये दोनों यूरोप के थे बच्चों, तो इन्होंने धीरे धीरे करके भारत के पश्चिमी और दक्षिणी
पूर्वी और दक्षिणी दोनों ही जो क्षेत्र जो थे वहां पे इन्होंने अपना अपना जो पावर है वो जमाने लगे थे। दे इवेंचुअली लॉस्ट ऑल देयर टेरिटरीज इन इंडिया। और इसके बाद क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे करके फ्रेंच जो लोग जो थे उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी जितनी भी टेरिटरीज वो लॉस की, इवेंचुअली लॉस देयर टेरिटरीज इन इंडिया टू द ब्रिटिश विद द एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेंच आउटपोस्ट ऑफ पौंडीचेरी एंड द चंदेर नागौर एंड द पोर्टुगीज कॉलोनीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने समझा कि अलग अलग जाति के अलग अलग कंट्रीज से लोग आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, डच आए, भारत में ये लोग सब आए। भारत में इन्होंने अपना बिजनेस जो था धीरे धीरे करके एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और इनके बीच में भी कहीं ना कहीं बच्चों रेगुलरी कंडीशन दिखी। इसके साथ साथ उस वक्त हमारी कमजोरी क्या रही बच्चों, उस वक्त हमारी कमजोरी ये थी कि भारत के राजाओं में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति, आपस में उनके जो युद्ध थे वो स्थिति जो थी उसने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि भारत में जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग थे या जो विदेशी जो थे उनको भारत में अपना जो बिजनेस था उसको एक्सपांड करने का मौका दिया। अपने जो पैर थे वो लोग जमा पाए और अपना राज धीरे धीरे करके वो लोग यहाँ पे जमाने लगे। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आगे हम लोग पढ़ेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिश इंडियन कंपनी। अब इसके साथ साथ बच्चों हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत कैसे पहुंची, उन्होंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कहां से उन्होंने बिगनिंग की थी, किन से उन्होंने परमिशन ली और किस तरीके से धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड किया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू वेरी मच।